हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टडी। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम चैप्टर 7 जो है क्लास 9th मैथ्स में चैप्टर 7 है ट्राइंगल्स, त्रिभुज, उनके विषय में हम जानेंगे और इस पूरे चैप्टर की थ्योरी को फटाफट से एनालाइज करने का प्रयास करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट मैं एक बार में बता दूंगा। वैसे तो ये चैप्टर थोड़ा सा प्रूव टाइप चैप्टर है, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें प्रूव करनी है, बट इसके कॉन्सेप्ट भी लिमिटेड है, इसीलिए हम फटाफट से ये बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई इस चैप्टर में है क्या। इस चैप्टर का नाम त्रिभुज है, मतलब ये त्रिभुजों के विषय में है, और त्रिभुजों के विषय में है सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि हमें दो आकृतियों को सर्वागसम प्रूव करना है। अब ये सर्वागसम मतलब होता है सर्व प्रकार से, मतलब हर प्रकार से समान प्रूव करना है। अब देखिए, इसमें हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, दो त्रिभुज या आकृति सर्वागसम होती हैं यदि उनका एक ही आकार और माप होता है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी आकृति, दो आकृति है, कोई भी दो आकृति सर्वागसम तब कहलाएगी यदि उनका आकार और माप सेम है। आकार क्या मतलब होता है, शेप। शेप किस तरीके की, जैसे ये सर्कल है, अब ये सर्वागसम किसके जैसा होगा, अपने एक और सर्कल के जैसा होगा जिसका जो त्रिज्या है, मतलब जिसकी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसे त्रिज्या कहते हैं। इसके जिसका जो त्रिज्या है वो बराबर होगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, बेसिकली आपको त्रिज्या पता होना चाहिए। रेडियस कहते हैं, ये रेडियस होता क्या है, सर्कल में सेंटर से उसकी बाउंड्री तक डिस्टेंस जो होता है उसे हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अब आगे, दो समतल आकृतियाँ सर्वागसम होती हैं यदि वे एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेती हैं। अब ये समतल आकृतियाँ क्या होती है, जो एक ही तल पे आएँ। इसका मतलब कि मान लीजिए ये प्लेन में मैंने कोई भी दो आकृति बनाई, ठीक है, और मैं इस सर्कल और इस सर्कल को समान सर्वागसम कब कह सकता हूँ, अगर मैंने इस सर्कल को मान लीजिए उठाया, वैसे ये पॉसिबल नहीं है, बट अगर मैंने उठाया और इसके ऊपर रख दिया और ये पूरी तरह ढक गया, तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो आकृति है ये इसकी सर्वागसम है। समझ गए? सर्वागसम मतलब होता है सेम, सेम बिल्कुल सेम। दो आकृतियाँ अगर सेम हैं तो उनका सब कुछ सेम होना चाहिए, उनका माप हर चीज़ सेम होना चाहिए। अब हम डिफरेंट डिफरेंट शेप पे आएंगे, ठीक है, और फिर हम जानेंगे कि उनमें सर्वागसम में होता क्या है। जैसे सबसे पहले दे रखा है हमें रेखाखंड। अब ये रेखाखंड क्या होता है, देखिए रेखा क्या होती है, बिंदुओं का एक समूह होती है। रेखाएं, जो रेखा बनाई जाती है एक बिंदुओं के समूह से जिनकी सिर्फ लंबाई होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये रेखाखंड क्या है, देखिए रेखा, किसी भी रेखा के ऊपर अगर मैं कोई भी दो बिंदु ले लूँ तो इनके बीच में एक रेखाखंड बन जाता है। रेखाखंड का मतलब रेखा, और खंड मीन्स भाग, मतलब किसी भी रेखा का कोई भाग रेखाखंड कहलाता है। समझ गए? अब रेखाखंड सर्वागसम कब हो सकती है, जब, क्योंकि रेखा की तो सिर्फ लंबाई ही होती है ना, तो रेखाखंड सर्वागसम कब हो सकती है, अगर उनकी लंबाई बराबर हो। समझ गए आप लोग? चलिए, तो आगे हम बढ़ते हैं। फिर कोण, कोण तो बड़ा सिंपल है। देखिए दो रेखाएं, कोण के बारे में मैं थोड़ा बता दूं। अगर दो रेखाएं किसी एक जगह मिल रही है तो उनके बीच में एक कोण बन जाता है। ठीक है, इसे हम थीटा से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर दो कोण बराबर माप के हैं तो मैं उनको कह सकता हूँ ना कि वो दोनों कोण सर्वागसम है। समझ गए आप लोग? चलिए, वृत्त क्या होता है, वृत्त होता है सर्कल। सर्कल मतलब गोला। अगर दो गोले गोले सेम टू सेम है तो उनका क्या बराबर होगा, उनका त्रिज्या बराबर होगा। अब ये त्रिज्या क्या होता है मैंने बताया पहले भी, पर अगर आपने नहीं सुना तो ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने दो सर्कल बना दिए और इनका सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर है तो फिर इनका सब कुछ बराबर होगा। अब आप बोलेंगे ये कैसे, क्योंकि इसके जो सरकमफेरेंस, मतलब इसकी जो बाउंड्री है, इसकी लंबाई क्या होती है, 2πr। अब आपको मान लीजिए फॉर्मूला नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ये आप जब पढ़ेंगे चैप्टर मेंसुरेशन, या जिसमें भी ये आपके 14th है चैप्टर, या 14th या 13th है, तो उस चैप्टर में आपको बताया जाएगा अलग अलग जितने भी आकृति हैं, जैसे कि सिलेंडर, इन सब के आपको वॉल्यूम, ठीक है, ये सब आपको बताया जाएगा। अभी हमें ये जानना है कि दो सर्कल कब सर्वागसम होंगे, जब उनकी दो त्रिज्या जो होगी वो बराबर होगी। समझ गए? अब आते हैं हम वर्ग। वर्ग क्या होता है भैया? देखिए वर्ग सिंपल है। वर्ग मतलब होता है एक चौकोर आकृति होती है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। सारी भुजाएं मतलब सारी साइड, ये वाली साइड भी, ये वाली साइड भी, ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी, मान लीजिए 5 हैं तो ये चारों 5 होगी, तो तब ये वर्ग कहलाएगा। ये समझ आ गया आपको? मतलब सारी भुजाएं बराबर हो। अब क्या बोलेंगे, वर्ग अगर सर्वागसम है तो ऐसा ही एक और वर्ग होगा जिनकी भुजाएं बराबर होंगी। तो वर्ग सर्वागसम कब होता है, जब उनकी भुजा बराबर होती है। समझ गए? भुजा अगर बराबर होगी तो सब कुछ बराबर होगा। हाँ भैया, समझ गए? आयात क्या होता है, वो भी एक चौकोर टुकड़ा होता है पर जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग है। मतलब
लंबाई की कुछ अलग वैल्यू है, चौड़ाई की कुछ अलग वैल्यू है, ठीक है। तो इन ये दोनों अलग अलग है। अब अगर मैंने एक और आयत बना दिया और मैंने बोला कि ये दोनों सेम कब हो सकते हैं, तो मैं बोलूँगा या जब उनकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगी तब मैं किसी आयत को सर्वागसम कह सकता हूँ। मतलब लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी तो मैं कह सकता हूँ ना कि दो आयत सर्वागसम है, ठीक है। तो सर्वागसम मतलब आपको बस सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सर्वागसम मतलब होता है सब कुछ सेम टू सेम होना चाहिए। अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसमें आपको बिल्कुल फोकस करना है कि त्रिभुज इस पूरे चैप्टर में हम त्रिभुजों के विषय में काफ़ी कुछ जानेंगे। तो हम ये जानेंगे कि त्रिभुजों में सर्वागमता के नियम क्या है, ठीक है। सर्वागमता के नियम क्या है, चलिए। तो त्रिभुजों में पहला नियम होता है SAS। अब ये SAS क्या है, ध्यान से सुनिएगा। S क्या होता है, भुजा। A क्या होता है, कोण। और S होता है भुजा। मतलब अगर मैंने दो त्रिभुज लिए और मैंने उनकी एक भुजा दूसरी भुजा और उनके अंतर्गत आने वाले कोण को बराबर कर दिया। मैंने क्या बोला, एक भुजा, दो भुजाएं और उनके अंतर्गत आने वाले एक कोण को अगर मैंने बराबर कर दिया तो ये जो वो कहलाता है प्रॉपर्टी, उसे हम SAS कहते हैं। इंग्लिश में इसे साइड एंगल साइड कहते हैं। साइड एंगल साइड, समझ गए आप लोग। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है, अगर दो त्रिभुजों को सर्वागसम प्रूव करना है तो हम क्या कहेंगे, दो त्रिभुज तब सर्वागसम हो सकते हैं जब उनमें कोई भी तीन चीज़ें बराबर हो जाएं। अब ये तीन चीज़ों के प्रकार हम जानेंगे कि कौन कौन सी तीन चीज़ें हम बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के माध्यम से ये सारी प्रॉपर्टी आ गई हैं। अब हम बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो हम सबसे पहले मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि SAS है होती क्या है। देखिए बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। मैंने बोला अगर ये 5 है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मान लेते, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 10 है, ये भी 10 है, और इनके अंतर्गत आने वाले कोण भी बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों त्रिभुज, देखिए पहली चीज़ मैंने बराबर कर दी, कोई भी तीन चीज़ें आपको बराबर करनी है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ तीन चीज़ें बराबर करनी है। ये दूसरी भुजा भी बराबर कर दी और इनके कोण भी बराबर कर दिए। तो मैं कह सकता हूँ कि ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, SAS। ये दोनों त्रिभुज SAS प्रॉपर्टी से बराबर SAS प्रॉपर्टी से सर्वागसम हो जाएंगे। क्लियर है, हाँ भैया। अब आते हैं हम AS से। AS से क्या होता है, AS से होता है, इसमें आपको दिख ही रहा होगा, A जो होता है वो कोण बताता है, कोण, ठीक है। इसमें दो कोण बराबर होंगे और एक भुजा बराबर होगी। तो देख लेते हैं कैसे। अब मान लीजिए दो त्रिभुज, ठीक है, दो त्रिभुज हैं, उनमें अगर मैंने दो कोण बराबर कर दिए, ये वाला और ये वाला, दो कोण कोई भी बराबर कर सकते हैं, मैंने ये वाला कर दिया और इनके अंतर्गत आने वाली भुजा भी बराबर कर दी, तो आप क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं ये सर्वागसम है। अब ध्यान रखिएगा, सर्वागसम का सिर्फ एक ही नियम होता है कि कोई भी तीन चीज़ें आप बराबर कर सकते हैं और जो तीन चीज़ें बराबर होंगी उसमें हम वो नियम लिख के और उसके बाद कह देंगे ये दो त्रिभुज सर्वागसम है, तो इनका सब कुछ बराबर है। आपको समझ आ गया। अब हम तीसरे पे आते हैं। तीसरे पे SSS मतलब तीनों, अगर त्रिभुज में, ये बात तो आपको पता होगी, त्रिभुज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें तीन भुजाएं होती हैं और अगर तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हैं ना कि ये SSS मतलब SSS प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा, सर्वागसम हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। 2 मिनट आप एक बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आया मैं दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ। SAS क्या है, भुजा, कोण और भुजा बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं सर्वागसम है दो त्रिभुज। अभी हम इस चैप्टर में सिर्फ वो त्रिभुजों के विषय में बात करेंगे। वैसे ही सर्वागसम जो होते हैं वो और भी आकृतियाँ हो सकती हैं, ठीक है। हम ऐसे में बोलेंगे कि दो कोण प्लस एक भुजा जो है वो बराबर है, तो ये सर्वागसम हो जाएगा। अभी मैंने बताया जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं उन्हें हम सर्वागसम कहेंगे। अब आते हैं हम RHS, बहुत इंपॉर्टेंट। RHS क्या होता है, RHS में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होना चाहिए, इसमें देखिए सबसे पहले तो ये जो होगा ये हमारे उन्हीं त्रिभुज में होगा जो समकोण त्रिभुज है। अभी समकोण त्रिभुज क्या होता है, देखिए समकोण त्रिभुज वो होता है जिनके एक कोण जो होगा उस त्रिभुज में 90 डिग्री होगा। मान लीजिए ये वाला कोण
कोण दोनों में 90 डिग्री है, तो ये दोनों हो जाएंगे समकोण त्रिभुज। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग कि RHS तब हम लिख सकते हैं जब हमारी ये साइड और ये साइड बराबर हो और कोई भी दूसरी साइड बराबर हो। समझ गए आप लोग? इन दोनों में से कोई भी दूसरी साइड बराबर हो जाए तो हम इसे RHS लिख देंगे। मान लेते हैं ये वाली साइड के बराबर, ये कर्ण, इसे देखिए समकोण त्रिभुज में इनका स्पेशल नाम होता है, इसे कर्ण कहते हैं। तो अगर कर्ण बराबर है, एक 90 डिग्री है और एक साइड बराबर है, तो आप इसे RHS आसानी से लिख सकते हैं। और ये सिर्फ समकोण त्रिभुज में होता है, समकोण मतलब 90 डिग्री। समझ में आ गया? हाँ भी। अब आते हैं हम थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पे, जिसपे कि पूरा बेस्ड है 7.2। तो देखिए इसमें लिखा है त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब ये पहली बार पढ़ने के बाद समझ नहीं आता है कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर क्या होते हैं। देखिए अगर कोई त्रिभुज है, ये तो पता होगा ये त्रिभुज है, हाँ, अगर इनकी भुजाएं बराबर है, कोई दो भुजाएं बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो इनके सम्मुख कोण क्या होता है? सामने वाला कोण, अपोजिट एंगल। मतलब इसका अपोजिट ये वाला, इसका अपोजिट ये वाला, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ये समझ में आया? मतलब अगर ये दोनों साइड बराबर है तो ये वाले एंगल भी बराबर होंगे। कोई दिक्कत नहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको लगेगा भैया हम भूल जाते हैं कि कौन सा एंगल बराबर होगा। यहाँ तो मैंने सीधा सीधा बना रखा है, मान लीजिए मैंने ऐसा ही वो बनाया और मैंने बोल दिया कि ये और ये बराबर है, तो हमें समझ नहीं आता कि कौन सा कोण बराबर होगा। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि वही कोण बराबर होगा जो ये वाली भुजा, जो दो भुजाएं बराबर है ना, उनका तीसरे के साथ जो कोण है वही बराबर होगा। ये समझ में आया? मतलब इस भुजा का तीसरे के साथ जो कोण है और इस भुजा का तीसरे के साथ कोण है, वो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब एक और एग्जांपल आप खुद भी पॉज करके कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ क्या। अगर मान लीजिए हमने दो एग्जांपल ले लिए जिसमें कि ये बराबर है, अगर ये और ये बराबर है तो अभी आप पॉज कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, आपको तीसरे के साथ देखना है। इसका तीसरे के साथ कोण ये है, इसका तीसरे के साथ कोण ये है, तीसरी भुजा के साथ, तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। ये समझ में आ गया? तो त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये समझ में आया? अगर भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे। समझ में आया? अब एक एग्जांपल ले ही लेते हैं भैया, क्वेश्चन करने से ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम बोलेंगे मान लेते हैं इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ठीक है, और ये 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो हमें इसकी और इसकी वैल्यू बतानी है। इसे हम ABC ले लेते हैं, नाम रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे भैया ये त्रिभुज है, तो इनके तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत सही। एंगल A जो है वो 70 है, हाँ भैया 70 है। और देखो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे AB और AC बराबर है, तो एंगल B और एंगल C भी बराबर होंगे। तो एंगल B और एंगल C की जगह मैं 2 बार एंगल B लिख देता हूँ, तो एंगल B और एंगल B 2 बार एंगल B हो जाएगा। B और B 2 बार एंगल B इज इक्वल टू 180। अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं, प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2 बार एंगल B इज इक्वल टू 110। माइनस करेंगे 180 को 70 से तो 110 आ जाएगा। मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया है। एंगल B क्या हो जाएगा? 110/2 कितना होता है? 110/2। ये यहाँ पे गुणा में तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। ये आपने बेसिक सीखा होगा 8th 7th में। और कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। ओके, क्लियर है? तो आपको क्या करना है? आपको ये पता होना चाहिए अगर ये दो भुजाएं बराबर है तो इसका तीसरे के साथ कोण दोनों बराबर होंगे। और इसे वैसे कहें तो त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन कि भैया एक बात बताइए, अगर मुझे सिर्फ ये दे रखा है कि कोण बराबर है तो क्या भुजा बराबर होगी? इसका उल्टा सही है क्या? अगर मान लीजिए ये 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री है, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? तो मैं बोलूँगा हाँ, इसका उल्टा भी सही है। मतलब अगर ये दोनों कोण बराबर है तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। ये समझ में आया कि नहीं आया? मतलब आप इसको उल्टा भी करके कैसे लिखेंगे? आप बोलेंगे त्रिभुज की बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। क्या यहाँ पे कोण लिख देंगे कि सम्मुख भुजा, यहाँ भुजा लिख देंगे। यहाँ पे नीचे आप इसमें स्टेटमेंट में क्या चेंज करेंगे? ध्यान से सुनेंगे। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख, त्रिभुज की बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाएगा, जहाँ पे अगर एंगल बराबर दे रखा है तो साइड बाद में बराबर हो जाएगी। ये समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम थोड़ा सा नीचे। अब हम देखिए इसमें दे रखा है किसी त्रिभुज बड़े कोण। देखिए मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसमें मान लीजिए ये कोण 50 डिग्री है,
है ना, ये 70 है, तो ये ऑब्वियसली कितना होगा, 70 और 50 120, और तीनों कोण 180 होते हैं, तो ये 60 होगा। अब इसमें सबसे बड़ा कोण कौन सा है, तो ये तो आपको पता होगा, ये 70 है, ये सबसे बड़ा है यहाँ पे, इन तीनों में सबसे बड़ा ये है। हाँ, तो इसके जो सामने वाली साइड है, इसके जो सामने वाली भुजा है वो सबसे बड़ी होगी। मतलब मान लेते हैं एंगल बी सबसे बड़ा है, यहाँ पे 70 डिग्री सबसे बड़ा है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, AC, तो AC सबसे बड़ी होगी, AC सबसे बड़ी होगी। ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा, AC सबसे बड़ी होगी, ये समझ में आया। मतलब बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, तो किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा, सम्मुख मतलब सामने वाली, ये आपको पता होना चाहिए, है ना, आपके भी सामने वाली, ठीक है, पड़ोसी हो सकते हैं, इसकी सम्मुख भुजा बड़ी होती है। समझ गए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एक बार फिर से सुन लीजिए, ये सबसे बड़ा कोण है तो इसके सामने वाली। अब आपको थोड़ा दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये सबसे छोटा है, 50 सबसे छोटा है, तो इसके सामने वाली भुजा भी सबसे छोटी होगी। वैसे मैंने ये जो बनाया है ये स्केल पे नहीं बनाया है, इसीलिए आप ये ना कहें कि हमें तो ये सेम ही दिख रही है, नहीं, बट ये आपको याद रखना है कि एक थ्योरम है कि 70 डिग्री अगर ये सबसे बड़ा है तो इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, और ये छोटा है सबसे, तो इसकी सामने वाली भुजा सबसे छोटी होगी। ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया, कुछ तो आ गया। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, क्वेश्चन से आइडिया ज़्यादा अच्छा लगेगा। भैया कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा सा वो कर रहे हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, अगर मान लीजिए मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, भैया ये समकोण त्रिभुज आपने पहले बताया था पर भूल गए। समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, ध्यान से सुनिएंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री होता है। हाँ, तो हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि ये प्रूव करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। मतलब प्रूव ये नहीं करना है, प्रूव ये करना है कि AC सबसे बड़ा है। तो आप बोलोगे ये 90 डिग्री है, ये कुछ होगा, हमें नहीं पता, और ये भी कुछ होगा। तो आपको पता है त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये तो सबसे बड़ा है ना, ये कोण सबसे बड़ा है, तो इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी हो जाएगी। तो आप बोलेंगे कि एंगल B जो है वो सबसे बड़ा है, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A एंड एंगल C। ठीक है, एंगल लगा सकते हैं आप, इनसे बड़ा है, इसीलिए इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, AC। ठीक है, तो AC इज बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट। समझ गए। ये वैसे मैंने बहुत आसान एग्जांपल लिया था, पर बेसिक नॉलेज के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ा सा आगे। चलिए, तो अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी त्रिभुज के बड़े कोण की समूह भुजा बड़ी होती है। ठीक है, अगर ये सबसे बड़ा कोण है तो इसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी। अगर ये दोनों कोण बराबर है तो इसके सामने वाली भुजाएं भी बराबर होंगी। समझ गए। अब आते हैं हम आखिरी पॉइंट पे, इसके बाद हम 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा ले लेंगे जो कि आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए ले लेंगे। क्या है, किसी भुजा में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। देखो किसी भी त्रिभुज में, यहाँ पे हमसे गलती हो गई है, माफ़ी चाहेंगे, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। क्या मतलब है भैया, कहना क्या चाहते हो? देखो ABC है, ठीक है, मान लेते हैं हम इसको 8, इसको 7। तो देखिए ध्यान से सुनेंगे आप, तीसरी भुजा का जो माप होगा ना वो इनके जोड़ से कम होना चाहिए। मतलब अगर मैंने इसे 16 लिख दिया तो ये 8 और 7 कितना होता है भैया, 15 होता है। और तीसरी भुजा जो होगी वो दोनों के जोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। समझ गए आप लोग। तो ये मान लीजिए मैंने 13 लिख दिया तो ये हो सकता है, बट अगर मैंने इसकी जगह यही चीज़ 8, 7 एंड 15 लिख दिया तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, 15 नहीं 16 लिख देना चाहिए, है ना। 16 लिख दिया तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों के जोड़ने से तीसरी भुजा से हमेशा ध्यान रखना, तीसरी भुजा से बड़ा नंबर आना चाहिए। मतलब दो भुजाओं को जोड़ने से तीसरी भुजा से बड़ा नंबर आना चाहिए। अब आप ये बोलेंगे कि भैया ये बात तो सही है, पर अगर आप 16 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 से तो बड़ा ही आ रहा है। पर आपको तीनों चेक करना है, मतलब तीनों पॉसिबिलिटी, इसको जोड़ के देखेंगे, इसको जोड़ के देखेंगे और इसको जोड़ के देखेंगे। जब तीनों पॉसिबिलिटी फुलफिल होती है तो फिर जाके आपका ये बोला जाता है कि ये त्रिभुज पॉसिबल है। ये समझ में आ गया। अब हम छोटी मोटी बात करेंगे और जल्दी से इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, आप तब तक इसे रिवाइंड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद मैं एक्सरसाइज भी डालूंगा, थोड़ा जल्दी करेंगे हम क्योंकि आप लोगों का समय बहुत कीमती है। चलिए, तो सबसे पहले माध्यायिका से पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा त्रिभुजों के बारे में जानकारी दे दूँ। देखिए त्रिभुज जो होते हैं उनके प्रकार हम कई तरह से कर सकते हैं, बट अभी मैं उनकी बात करने वाला हूँ कि जिन त्रिभुजों की बात करने वाला हूँ उन त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे विषम बाहु त्रिभुज, 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, अभी बताता हूँ। विषम बाहु, दूसरा होता है समद्विबाहु,
समद्विबाहु, और तीसरा होता है समबाहु। अभी बताता हूँ इसमें क्या है। देखिए बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। देखिए विषम बाहु मतलब अगर एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, ये तो आपको पता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। विषम बाहु मतलब अगर तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, कोई भी बराबर नहीं है, ये मान लीजिए 6, ये 7 है और ये 13 से कम होगा, क्योंकि तीनों दोनों का जोड़ तो 12 मान लेते हैं। तो ये जो है इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो ये विषम बाहु त्रिभुज बन जाएगा। ये समझ में आया। समद्विबाहु, समद्विबाहु देखिए हिंदी में जो शब्द होते हैं, वैसे इसे इंग्लिश में बता दो, स्केलेन ट्राइंगल होता है, स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, अब ये देखिए फटाफट से हम देख लेते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, बहुत आसान है। अगर दो भुजाएं बराबर हैं, कोई भी दो भुजाएं, यही नहीं कोई भी दो भुजाएं बराबर हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समझ गए। अब ये समझ गए होंगे, इसमें कोई वो नहीं है। तो आपको ये पता है, पहले भी बताया कि इसके साथ वाला कोण भी बराबर होगा। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसके साथ वाला कोण भी बराबर होगा, और ये हर क्वेश्चन में यूज होना है, इसीलिए आपको बहुत ध्यान से सुनना है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर। अब तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, है ना। एक ऐसा एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी दे रखा है। तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि इनके इनके मिलने से ये कोण बराबर हो जाएंगे। ऐसे ही आप और सबको पेयर में लगाएंगे तो सारे कोण बराबर हो जाएंगे। तो समबाहु त्रिभुज में अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि समबाहु त्रिभुज में कोणों का माप कितना होता है। तो आप बोलेंगे भाई जब तीनों ही बराबर है तो आप बोलेंगे एक्स मान लेते हैं, तो x+x+x इज इक्वल टू 180। तो देखिए x+x+x कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, सिंपल। तो हम क्या बोलेंगे, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 60। तो आप क्या कह सकते हैं, समबाहु त्रिभुज में हर एक कोण कितना होता है, 60 होता है। समझ गए। हाँ भैया जी समझ गए। तो 3 प्रकार के त्रिभुज क्लियर हो गए होंगे। अब थोड़ी थोड़ी छोटी टर्म्स है, माध्यिका मैंने छोड़ दिया था, वो नहीं भूला हूँ मैं, जरूर बताऊंगा। अब सबसे पहले हम आते हैं शीर्ष लंब पे। शीर्ष लंब, एक होती है माध्यिका, स्पेलिंग गलत हो जाए तो आप संभाल लेंगे, मुझे पता है आप लोग इतने समझदार हैं। और तीसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, एक होती है लंब समद्विभाजक। समद्विभाजक, समद्विभाजक, ठीक है। तीनों चीज़ मैं बता देता हूँ फटाफट से। देखिए किसी भी त्रिभुज में शीर्ष लंब क्या होता है, अगर एक ABC, ठीक है, अगर एक बिंदु से शुरू होके ये किसी अपोजिट भुजा पे जाए और 90 डिग्री बनाए, तो इसे हम शीर्ष लंब कहेंगे। इस रेखा को हम शीर्ष लंब रेखा कहेंगे, मतलब इस रेखा को हम ABC त्रिभुज का शीर्ष लंब कहेंगे। समझ में आया। इस रेखा का नाम रख देते CF। तो CF जो है वो हमारा इस त्रिभुज का शीर्ष लंब हो जाएगा। ये समझ में आया। हाँ भैया। अब माध्यिका क्या होती है, अगर किसी त्रिभुज में सेम टू सेम अगर मैंने C से एक रेखा खींची जो कि दूसरी अपोजिट साइड को बीच में जाके छू रही है, तो मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर हो जाएगा। ये आपको समझ आ रहा है। अगर ये बीच में से काट रही है तो AF मान लेते, तो AF और BF बराबर हो जाएंगे, है ना। AF और BF बराबर हो जाएंगे क्योंकि बीच में से काट रही है, तो पहला और दूसरा हिस्सा बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। माध्यिका क्या होती है, अगर कोई बिंदु से शुरू होकर अपोजिट साइड पे किसी भी त्रिभुज में बीच में काट रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, माध्यिका। काट नहीं रही है, वहाँ पे जाके जुड़ रही है, तो समझ गए, तो इसे माध्यिका कहेंगे। तो हम बोलेंगे कि ये जो CF है इस केस में माध्यिका है ट्राइंगल ABC की। समझ में आया। CF क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा ट्राइंगल ABC की। अब आते हैं हम लंब समद्विभाजक। अगर किसी त्रिभुज में ये बीच में से भी काट रहा है, बीच में से भी काट रहा है और 90 डिग्री भी है, तो क्या होगा, लंब समद्विभाजक। ओके, तो लंब समद्विभाजक क्या होगा, अगर वो बीच से काट रहा है और साथ में 90 डिग्री भी है, मतलब अगर मान लीजिए ये अगर वो बीच से काट रहा है और साथ में 90 डिग्री भी है, तो फिर वो लंब समद्विभाजक कहलाएगा। मतलब जैसे यहाँ पे AP जो है वो एक लंब समद्विभाजक है। आपको शायद समझ आ गया होगा। AP BC को बीच से भी काटेगा, प्लस में AP जो है वो लंब भी होगा, 90 डिग्री भी होगा। अब इसे क्या कहते हैं, ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं इंग्लिश में। इसे क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। मीडियन मैं यहाँ लिख देता हूँ ध्यान से, इंग्लिश वालों के लिए कोई दिक्कत ना है। और इसे एल्टीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। और इसे एल्टीट्यूड कहेंगे, ठीक है। शीर्ष लंब मतलब एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो एल्टीट्यूड अब हम आगे आते हैं, जैसे दूसरा दे रखा है माध्यिका, उसे मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीडियन, ठीक है। फिर हम आते हैं लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्यों, क्योंकि वो परपेंडिकुलर भी है, 90 डिग्री भी है और बाइसेक्टर भी है। ओके, तो बहुत आसान है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और अगर ये हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।
ओके, थैंक्स।